दोपहर के 3 बज रहे थे। निशा, प्रिया, रमेश कुमार और योगेश यादव ने लंच कर लिया था। लंच के बाद प्रिया ने कहा कि उसकी स्मैक खत्म होने वाली है। उसने रमेश कुमार को ठिकाना बताया कि कहाँ स्मैक मिलती है। वो योगेश के साथ स्मैक लेने चला गया, लेकिन प्रिया ने उससे मोबाइल रखवा लिया था कि उसका फोन आने वाला है। रमेश कुमार ने पहले तो फोन देने में आनाकानी की, फिर फोन निशा को थमाकर कह गया कि सिर्फ आने वाले फोन पर ही प्रिया बात करे, कहीं भी फोन न करने पाए। उसके जाते ही प्रिया बोली, मेरे हाथ पांव खोल दो, तंग आ गई हूं इस तरह बंधे बंधे। सुबह खोला था जब तू बाथरूम गई थी, अब भी खोल दे, टांगे फैलाकर थोड़ा आराम कर लूंगी। कोई गड़बड़ मत करना। भरोसा रख निशा, मुझ पर भरोसा रखे बिना तेरा काम नहीं चलेगा। निशा ने बंधन खोले और कह उठी, तू तो कह रही थी कि किसी विकास का फोन आएगा। आधा दिन बीत गया, लेकिन तभी फोन की बेल बजी। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा की धुन गूंज उठी। दोनों की नजरें मिली। ला, प्रिया बोली, मैं देखती हूं किसका फोन है। निशा ने फोन प्रिया को थमा दिया। हेलो, प्रिया ने बात की। प्रिया, विकास का सर कानों में पड़ा। फोन करने में इतनी देर क्यों कर दी? प्रिया कह उठी, सबके सामने तेरे से क्या बात करता। तू कैद में कैसे पहुंची? ये बातें बाद में करेंगे। ये बता, देवराज चांद क्या कर रहा है? तेरी कैद के बारे में सुनकर आंटी ने क्या कहा? माँ देवराज चांद का साथ देने को तैयार हो गई है। उधर तेरी वजह से तेरा भाई भी तैयार हो गया है। मेरे ख्याल से अब कोई अड़चन नहीं रही। देवराज चांद आसानी तक दौलत तक पहुंच जाएगा। देवराज चांद आसानी से दौलत तक पहुंच जाएगा। विकास मल्होत्रा का सर कानों में पड़ रहा था। मैंने अभी तक देवराज चांद से बात नहीं की। आज बात करूंगा कि मुझे क्या देगा। मैं कुछ और ही सोच रही हूँ विकास। क्या? भाई सरब के जेवरात पर देवराज चांद हाथ मारने जा रहा है। हमें क्या देगा वो? 1-2 करोड़ देगा बस। क्या कहना चाहती हो? क्यों ना हम पूरी दौलत पर हाथ मारते, जब वो डकैती कर लेगा। विकास मल्होत्रा की आवाज नहीं आई। चुप क्यों हो गए? प्रिया बेचैन हो उठी। निशा के कान प्रिया की बातों पर लगे थे। वो पास ही बैठी थी। उधर से विकास के कहे शब्द उसके कानों में भी पड़ रहे थे। ये खतरनाक काम है, हमारे बस का नहीं है। सब कुछ हमारे बस का है। तुम वहां से निकल सकते हो, प्रिया ने दृढ़ता भरे स्वर में कहा। आसानी से? मैं कैद में थोड़ी हूं। तो फिर वहां से निकल आओ, प्रिया बोली। मैं जहां कैद पर हूं वहां से निकलने का इंतजाम कर लिया है। जो मुझे कैद से निकाल रही है वो मेरे साथ ही होगी। काम हो जाने पर उसे 60 लाख देना है। रिवॉल्वर वगैरह का इंतजाम हो जाएगा क्या? रिवॉल्वर वगैरह का इंतजाम हो जाएगा क्या? डराने के लिए इस काम में एक रिवॉल्वर का होना जरूरी है। रिवॉल्वर का इंतजाम तो हो जाएगा, लेकिन उसके लिए पैसों की जरूरत पड़ेगी। विकास की आवाज आई। पैसे? प्रिया के होंठों से निकला, फिर उसने पास बैठी निशा को देखा। रिवॉल्वर खरीदनी है, तुम पैसे दोगी? पैसे? निशा हड़बड़ाई। तुम्हारे पास 5 लाख हैं, उसमें से दे देना। तेरे को डबल वापस देंगे, चिंता क्यों करती है? ठीक है, निशा ने फौरन सिर हिलाया। प्रिया ने फोन पर कहा, विकास, रिवॉल्वर के लिए पैसे की फिक्र ना करो, इंतजाम हो गया। लेकिन तुम करना क्या चाहती हो? विकास मल्होत्रा के स्वर में उलझन थी। देवराज चांद का वॉल्ट में डकैती करने में ज्यादा देर नहीं है, प्रिया बोली। हम लोग इकट्ठे होकर देवराज चांद पर नजर रखेंगे। वो डकैती करेगा, जब दौलत उसके हाथ आ जाएगी तो हम ले उड़ेंगे। ये आसान काम नहीं है। आसान ही है। हम उन लोगों पर हर पल नजर रख रहे होंगे, प्रिया बोली। हमें एक क्या कई मौके मिलेंगे कि उनकी दौलत पर हाथ साफ कर सकें। इसमें थोड़ी सी समझ और हिम्मत की जरूरत है। विकास मल्होत्रा की आवाज नहीं आई। क्या हुआ?
मेरी तो समझ में नहीं आ रहा कि तुम्हारी बात पर हाँ कहूं या ना। हाँ कहो। अरबों की दौलत के साथ यहां से दूर जाकर कहीं मौज करेंगे। हमारी जिंदगी बीत जाएगी। बच्चों के लिए भी पैसे छोड़ जाएंगे। वो भी ऐश करेंगे। तुम कहाँ पर हो? पहाड़गंज के एक होटल में। ठीक है। हम शीला सिनेमा के बाहर मिलेंगे। कब मिलते हो? प्रिया हद से ज्यादा उत्साह में थी। जब तुम कहो। विकास मल्होत्रा का कानों में पड़ने वाला स्वर व्याकुल था। 2 घंटे बाद। जो पहले पहुंच जाएगा वो दूसरे का इंतजार करेगा। ठीक है। प्रिया ने फोन बंद किया और निशा से मुस्कुराकर बोली, चलो, 5 लाख साथ ले लेना। तुम्हारी किस्मत के दरवाजे खुलने जा रहे हैं। तुम्हारे पास ढेर सारी दौलत होगी। निशा जल्दी से बेड से उतरी और 5 लाख निकालने के लिए अलमारी की तरफ बढ़ गई। स्वागत है दोस्तों। आप सुन रहे हैं कहानी वार्ता अपने दोस्त विक्रम के साथ। सोचा आज थोड़ा कुछ चेंज कर दिया जाए। चलिए अगले दृश्य की ओर बढ़ते हैं। आप सुन रहे हैं कहानी ठेकेदार का 5वां भाग। रमेश कुमार और योगेश यादव के चेहरे देखने लायक थे। 2 घंटे बाद वो प्रिया के बताए ठिकाने से स्मैक लेकर आए थे, परंतु आने पर घर खुला पाया। ना तो निशा थी वहां और ना ही प्रिया। जिन डोरियों से प्रिया को बांधा था वो बेड पर बिखरी पड़ी थी। अलमारी खुली हुई थी। 4.5 लाख रुपया जो अलमारी में पड़ा था वो भी वहां नहीं था। मोबाइल फोन बेड पर पड़ा मिल गया था। ये सब बातें उनके होश उड़ा देने के लिए बहुत थी। निशा भी नहीं है, प्रिया भी नहीं है, पैसे भी नहीं है। योगेश यादव के होंठों से निकला। भाभी ने गड़बड़ कर दी। प्रिया के बंधन खोले और पैसों के साथ यहां से खिसक गई। रमेश कुमार बोला। निशा इस तरह का काम नहीं कर सकती। योगेश के होंठों से निकला। सब तेरे सामने है। बता, भाभी और प्रिया कहाँ गई? मुझे लगता है कि हमारे पीछे से कोई गड़बड़ हुई है। योगेश बोला। कोई यहाँ आया होगा। कौन? शायद वही जिसके लिए तू काम कर रहा है। वो प्रिया के साथ साथ निशा को और पैसों को भी ले गया। वो ऐसा क्यों करेगा? ये तो वही जाने। उसे नहीं मालूम हो सकता कि हम यहाँ हैं। पता कर लिया होगा उसने। योगेश यादव बोला। निशा के साथ कुछ बुरा ना हो गया हो। भाभी समझदार है। वो ठीक होगी। दोनों एक दूसरे को देखने लगे। हमारे पीछे क्या हुआ मालूम नहीं, लेकिन कुछ हुआ तो है। अगर तू भाभी की ज्यादा चिंता करेगा तो हो सकता है पुलिस के चक्कर में फंस जाए। हमने प्रिया का अपहरण किया था। तूने ही अपहरणकर्ता बनकर उसके भाई भसीन से बात की, और वो तो तूने कहा था करने को। मैंने ही कहा था, लेकिन पुलिस के सामने तो ये बात नहीं कहूंगा। पुलिस को तो यही कहूंगा कि मैं तेरे से 15 दिनों से मिला नहीं। बात को समझा कर। पुलिस ने तेरे को राजन भसीन के सामने कर दिया तो तू फंसेगा। भसीन ने फौरन तेरी आवाज पहचान लेनी है कि तूने ही उसे उससे फोन पर बात की है। अपनी खैर मना। रमेश कुमार समझाने वाले ढंग में उसे कह रहा था। तेरी किस्मत में पत्नी का सुख होगा तो भाभी लौट आएगी, नहीं तो दूसरी शादी कर लेना। मेरे गांव चलना। उधर कोई ना कोई तेरे को मिल जाएगी। ब्याह ब्याह के ले आना। घर की सफाई कर, सारे निशान मिटा दे कि यहाँ कोई कैद था। 8-10 दिन मुंह बंद करके बैठ। बच्चों को उसकी बहन के घर से ले आना। उससे यही कहना कि भाभी बच्चों को लेकर तेरे घर रहने गई आई थी। इससे उसकी बहन भी उलझ जाएगी कि उसकी बहन बच्चों को उसके साथ यहाँ छोड़कर कहाँ चली गई। 10 दिन बाद थाने में भाभी के कहीं चले जाने की रिपोर्ट लिखा देना। योगेश यादव का चेहरा फक और मुंह उतरा हुआ था। हिम्मत मत हार। बीवी और भी मिल जाएगी। तेरे को 50,000 दिया था, वो भी भाभी ले गई। हाँ। बहुत बुरा हुआ। तेरे को तो नंगा कर गई। निशा इस तरह कहीं नहीं जा सकती। योगेश यादव बोला। कोई जबरदस्ती उसे पैसों के साथ ले गया है। योगेश यादव उखड़ा। भगवान करे ऐसा ही हो। रमेश कुमार परेशान सा दिखने लगा। प्रिया हाथ से निकल गई। अब मेरा क्या होगा? जिसके लिए मैं काम कर रहा हूं उससे मैंने लाखों रुपया लेना है। मेरी बीवी लापता हो गई है और तेरे को पैसों की पड़ी है। भाभी आ जाएगी। उसने कहाँ जाना है? लेकिन पैसे हाथ आने का मौका तो दोबारा नहीं मिलेगा।
मेरे को देख, मेरी बीवी कब की मुझे छोड़कर बच्चों को लेकर अपनी माँ के यहाँ बैठी है, पड़ोस के मास्टर से इश्क लड़ा रही है। मैंने परवाह की? कभी नहीं की, क्योंकि मैं जानता हूं कि आना तो उसे मेरे पास ही है, आ जाएगी। तेरी आदत आम की गुठलियां खाने की है तो मैं क्या कर सकता? गुठली? और क्या, आम तो वो मास्टर खा। तभी मोबाइल की बेल बजी। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। कितनी अच्छी धुन है, दिल करता है कि सुनता ही रहूं। फिर उसने बात की। हेलो, प्रिया कहाँ है? दूसरी तरफ देवराज चौहान था। प्रिया? रमेश हड़बड़ाया हुआ था। क्या हुआ? भाई मेरे गड़बड़ हो गई, रमेश कुमार जल्दी से बोला। इसमें मेरा कसूर नहीं है। क्या हुआ? मैं प्रिया के लिए लंच के बाद स्मैक लेने गया था। वापस आया तो प्रिया भी नहीं थी। जो प्रिया की पहरेदारी कर रही थी वो भी नहीं मिली। अलमारी में 5 लाख रुपया था, वो भी गायब। दूसरी तरफ से देवराज चौहान की आवाज नहीं आई। भाई मेरे, सच में इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। मैं तो लापरवाही कर ही नहीं सकता था। मैंने तो अभी तेरे से 10 + 7 17 लाख रुपया लेना था। मेरा पैसा तो मिट्टी हो गया, तेरा 5 लाख भी गया, लेकिन मेरा तो 17 लाख का नुकसान हो गया, खरा नुकसान। मैंने तो बिजनेस खोलना था कि। दूसरी तरफ से देवराज चांद ने रिसीवर रख दिया। रमेश कुमार बोलते बोलते ठिठका, फिर फोन बंद करके जेब में रखा। फोन काट दिया? योगेश यादव बोला। मैंने नहीं, उसने काटा है। रमेश कुमार घबराया सा कह उठा। वो मेरी बातें सुनकर गुस्से में आ गया होगा। मेरी तलाश में घर अवश्य पहुंचेगा। यहाँ रहना भी ठीक नहीं है, गांव चला जाता हूँ। बीवी को बोल दूंगा कि तेरे को लेने आया हूँ, लेकिन मैं जानता हूँ कि वो नहीं आएगी। मास्टर में मस्त होगी। नौकरी तो है नहीं मेरी। 1 2 साल गांव में ही रह लूंगा। उसके बाप के खेतों में काम कर लूंगा। बैठे बैठे मुसीबत आ गई। दोनों ने एक दूसरे को देखा। चलता हूं, तो पुलिस में फंस जाए तो मेरा नाम मत लेना, रमेश कुमार ने कहा और बाहर निकल गया। योगेश यादव लुटे पिटे ढंग में कुर्सी पर जा बैठा। वो समझ नहीं पा रहा था कि निशा और 5 लाख कहाँ चला गया। प्रिया भाग जाती तो कम से कम निशा को तो यहां होना चाहिए था। अगला दृश्य। देवराज चांद ने रिसीवर रखा और सोचों में डूबे सिगरेट सुलगाई। जगमोहन और सोहनलाल की नजरें देवराज चौहान पर ही थी। क्या हुआ? जगमोहन के होंठों से निकला। वहां से प्रिया भी गायब है, देवराज चौहान ने शांत स्वर में कहा। ओह, इसका मतलब सोहनलाल ने दांत भींचकर कहा, विकास और प्रिया एक साथ ही कहीं हैं? यकीनन, देवराज चौहान बोला। मैंने विकास को मोबाइल फोन का नंबर दिया था। उसने प्रिया से बात की, दोनों में कुछ तय हुआ और भागकर आपस में मिल गए। अजीब बात है, विकास ने खुद ही कहा कि वो हमारी कैद में रहेगा, उसे पैसा चाहिए था, लेकिन जब काम बनने लगा तो चोरों की तरह भाग निकला। ऐसा उसने क्यों किया? जगमोहन ने देवराज चौहान को देखा। ये बात तो ये बात तो विकास ही बता सकता है, देवराज चौहान बोला। सोहनलाल ने गोली वाली सिगरेट सुलगाई। तो विकास की पहरेदारी पर था, ऐसे में बाहर क्यों गया? जगमोहन ने सोहनलाल से कहा। मैं सिर्फ 15 मिनट के लिए होटल से बाहर गया था, सोहनलाल ने कंधे उचकाकर कहा। लेकिन मैं उसकी पहरेदारी पर नहीं था, वो कैद में नहीं था, उसने खुद ही अपने को यहां बंद रखा हुआ था। जगमोहन गहरी सांस लेकर रह गया। उनमें चुप्पी रही। अब क्या होगा? जगमोहन बोला। होना क्या है? सोहनलाल ने उसे देखा। हम विकास मल्होत्रा की मां और प्रिया के भाई राजन के दम पर वॉल्ट में डकैती करने जा रहे थे। इनकी सहायता हमें इसलिए मिल रही थी कि उनके सगे हमारी कैद में थे। अब तक तो वो वापस अपने घरों में पहुंच गए होंगे। खेल खत्म, सोहनलाल बोला। ये जगह हमें छोड़ देनी चाहिए। देवराज चौहान खामोश था। तुम क्या कहते हो? डकैती के लिए उठाया गया हमारा कदम ही गलत था, देवराज चौहान ने भावहीन स्वर में कहा। यह बात कई बार मेरे मन में आ चुकी थी कि हम दूसरों के कंधों पर हाथ रखकर पुख्ता ढंग से डकैती नहीं कर सकते। वॉल्ट के भीतर पहुंचने की मुझे अपनी ही योजना बनानी चाहिए।
लेकिन मामला चल रहा था तो मैंने भी चलने दिया। हमें ये होटल छोड़ देना चाहिए, जगमोहन बोला। मेरे ख्याल में यहां से जाने की जरूरत नहीं है, देवराज चौहान ने कहा। क्यों? विकास मल्होत्रा ने खुद ही हमारे सामने ऑफर रखी थी, कैद होने का ड्रामा करने की, और खुद ही यहां से चला गया। इस तरह छिपकर उसे यहां से खिसकने की जरूरत नहीं थी। इस तरह जाने के पीछे उसकी अपनी ही सोच होगी। हमें कोई खतरा नहीं है। अगर वो सीधा अपने घर गया और बता दिया हम यहाँ हैं, तो पुलिस यहाँ। उधर प्रिया भी तो अपने घर जा सकती है, सोहनलाल बोला। वो दोनों फोन पर बात करके कुछ सोचकर अपनी अपनी जगह से निकले हैं। वो अपने घर नहीं जाएंगे, बल्कि कहीं पर मिलेंगे। बल्कि कहीं पर मिलेंगे। ऐसा उन्होंने क्यों किया, मैं नहीं जानता। देवराज चौहान गंभीर था। जगमोहन, सावधानी के तौर पर तुम रजनी देवी के बंगले पर नजर रखो, और सोहनलाल, तुम राजन भसीन के घर पर। और तुम? मैं यहीं होटल में रहूंगा, लेकिन यहां पुलिस आने का खतरा हो सकता है। मैं सावधान रहूंगा, देवराज चौहान बोला। तुम दोनों जल्दी से दोनों के घरों पर नजर रखो। सोहनलाल और जगमोहन की नजरें देवराज चौहान पर थी। तुम ठीक कह रहे हो, जगमोहन सोच भरे स्वर में कह उठा। फोन पर उनकी कोई बात हुई और विकास यहां से प्रिया अपनी कैद से चुपचाप निकले, और वो दोनों कहीं मिले होंगे। विकास और प्रिया को मालूम है कि हम क्या कर रहे थे। अगर वे अपने घरों में जाते हैं, तो वो ये भी जानते हैं कि हमारी डकैती की योजना पर पानी फिर जाएगा। वो ऐसा नहीं होने देंगे, क्योंकि उन्हें भी पैसों की जरूरत है। पैसा वो कब लेंगे? सोहनलाल बोला। डकैती के फौरन बाद ले सकते हैं। वो सामने आ जाएंगे, या फिर विकास प्रिया दोनों ही हमारे पास पहले आ सकते हैं। एक बात गौर करने लायक है, देवराज चौहान ने टोका। क्या? विकास ने हमसे एक बार भी नहीं पूछा कि डकैती के पैसों में उसे क्या मिलेगा, जबकि ये सवाल उसे सबसे पहले करना चाहिए था। मेरे ख्याल में विकास हमें कभी भी मिल सकता है। वो अपना हिस्सा मांगेगा। उसे पैसा चाहिए। उन दोनों में से कोई भी अपने घर जाकर डकैती को खराब होते नहीं देखना चाहेगा, देवराज चौहान बोला। यह सवाल अवश्य अपनी जगह कायम है कि विकास यहां से क्यों निकल गया, और उधर प्रिया कैद से क्यों निकल भागी, जबकि प्रिया भी जानती थी कि उसे कोई खतरा नहीं है। आखिर दोनों मिलकर करना क्या चाहते हैं? सोहनलाल, तू भसीन के घर पर नजर रखना। मैं विकास के घर पर नजर रखूंगा। वो दोनों अपने घरों में बेशक न पहुंचे, लेकिन हमारा वहां नजर रखना जरूरी है। जगमोहन तेजी से दरवाजे की तरफ बढ़ गया। अगला दृश्य। पहाड़गंज शीला सिनेमा पर वो मिले। प्रिया भसीन निशा के साथ पहले ही वहां मौजूद थी। निशा ने 502 पता का बीड़ी वाला थैला संभाल कर पकड़ा हुआ था। उसमें 5-5 सौ के नोटों की 10 गड्डियां थी, पूरा 5 लाख रुपए। घंटा भर बाद विकास मल्होत्रा वहां पहुंचा था। एक दूसरे का हालचाल पूछा दोनों ने। फिर उसे निशा का परिचय कराया जाए। इसे 60 लाख देना है, काम हो जाने के बाद, प्रिया बोली। दे देंगे, विकास मल्होत्रा ऐसे बोला जैसे दान कर रहे हैं। देवराज चौहान कहाँ है? जब मैं निकला था तो देवराज चौहान और जगमोहन होटल में नहीं थे। सोहनलाल था, वो होटल के बाहर गया कुछ काम के लिए, तो मैं खिसक आया, विकास मल्होत्रा ने कहा। शाम हो चुकी थी, सड़क पर ट्रैफिक बढ़ता जा रहा था। पास में नई दिल्ली रेलवे स्टेशन था। ट्रेनों की और विसल की आवाजें कानों में पड़ रही थी। ये सोहनलाल कौन है? प्रिया ने पूछा। उनका खास है। होगा, मैं नहीं जानती उसे। पहाड़गंज के कौन से होटल में देवराज चौहान ठहरा है? प्रिया ने पूछा। विकास मल्होत्रा ने होटल और कमरा नंबर बताया। मैं वहां पहुंचकर नजर रखती हूँ। कहीं ऐसा न हो कि तुम्हें गायब पाकर सावधानी के नाते वो होटल ही छोड़ दें। तब तक तुम रिवॉल्वर का इंतजाम करो। कहाँ से मिल जाएगी? प्रिया के स्वर में बेचैनी आ गई। है मेरी पहचान वाला, स्मैक बेचता है। तुम भी एक बार उससे मिली थी। दाढ़ी वाला कहते हैं उसे। हमेशा दाढ़ी छोटी बड़ी करता रहता है। सीलमपुर वाला? ओह, याद है तुम्हें? वही।
मैं उसी की बात कर रहा हूँ। एक बार उसने कहा था कि वो ऐसी चीजों का भी इंतजाम कर देता है। टैक्सी स्टैंड के पास ही चाय की दुकान पर मिलता है। उसके पास जाऊंगा, पैसे दे दो। कितने? मालूम नहीं कितने में देगा। प्रिया ने निशा को देखा। निशा ने 502 पताका बीड़ी वाला थैला कसकर पकड़ा हुआ था। पहले मुझे होटल तक छोड़ दो जहां देवराज चौहान है। वो और उसके साथी निकल गए तो फिर उन्हें ढूंढा, कहाँ ढूंढेंगे? उस तरफ होटल है, 5 मिनट का रास्ता है। पैदल ही निकल जाओ। मैं रिवॉल्वर लेकर वहां आ जाता हूँ। अगर वो लोग होटल छोड़ जाते हैं तो तुम उनके पीछे रहना। फिर मैं तुम्हें गोलचा होटल नारायणा में ही मिलूंगा। उसके बाद जब भी मौका मिले आ जाना, या होटल में फोन करके मुझे पूछ लेना। ठीक है। प्रिया ने सिर हिलाया, फिर निशा से बोली, इसे रिवॉल्वर खरीदने के लिए पैसे दे दे। मैं इसके साथ जाऊंगी। निशा कह उठी। क्या पता 5,000 की चीज के मुझे 50 बोल दे। मुझे भाव का क्या पता। सौदा मेरे सामने होगा। कुछ खामोशी के बाद प्रिया बोली, विकास, इसे साथ ले जाओ। इसे साथ ले जाना ठीक होगा? हर्जी क्या है, ले जाओ। स्मैक भी लेनी है, खत्म हो रही है। स्मैक के पैसे मैं नहीं दूंगी। निशा कह उठी। रिवॉल्वर लेने की बात हुई थी। दिल बड़ा रख। प्रिया कह उठी। अब तेरे को तगड़ा पैसा मिलने वाला है। विकास, इसके पैसे बढ़ा दे। ठीक है। जितना अब खर्च होगा, इसके जितने भी पैसे खर्च होंगे उससे डबल वापस देंगे। विकास बोला। सीधा 1 करोड़ कर दे, हमें क्या फर्क पड़ेगा? हमारे पास तो जाने कितने करोड़ होंगे। 1 करोड़ ही सही। तुम लोग मुझे बेवकूफ तो नहीं बना रहे? निशा ने दोनों को घूरा। सब कुछ तेरे सामने तो हो रहा है। प्रिया बोली। बेवकूफ बनाने वाली बात जब लगे तो कहना। तेरे को हमने राजदार बनाया है, इतने बड़े काम में साथ लिया है। तेरे को विश्वास विश्वास करना चाहिए हम पर। निशा ने सोच भरी निगाहों से दोनों को देखते हुए सिर हिला दिया। अगला दृश्य। मध्यम सी रोशनी का पीला बल्ब उस छोटे से कमरे में जल रहा था। लकड़ी की बड़ी सी टेबल के अलावा पुराने मॉडल की 2-3 कुर्सियां पड़ी थी। उसने अपनी दाढ़ी पर हाथ फेर कर विकास और निशा पर नजर मारी, फिर टेबल पर नजरें टिका दी। टेबल पर 2 देसी कट्टे और एक रिवॉल्वर पड़ी थी। रिवॉल्वर 1.5 लाख से कम की नहीं है। मुझे सड़क पर पड़ी मिली थी, इसलिए 50,000 में दे दूंगा। अपनी दाढ़ी पर हाथ फेरते हुए कहा। देसी कट्टे 10-10 हजार में दूंगा। बोलो क्या लेते हो? विकास मल्होत्रा के कुछ कहने से पहले ही निशा कह उठी। तेरे को चलानी तो है नहीं, सिर्फ डराना ही है। हाँ। विकास मल्होत्रा ने सिर हिलाया। तो 10 वाली ले लो। फिर वह दाढ़ी वाले से बोली, 10 वाली दे दे। ठीक है। दाढ़ी वाले ने कट्टा उठाया। गोलियां भरी हुई हैं, और विकास मल्होत्रा की तरफ बढ़ा दिया। विकास ने कट्टा थामा। पहली बार ऐसी चीज पकड़ी थी। अजीब सा लगा उसे। जेब में डाल ले। दाढ़ी वाला हंसा। ऐसी चीजों को ज्यादा देर हवा में नहीं रखते। विकास मल्होत्रा ने देसी कट्टा जेब में डालते हुए कहा। स्मैक भी दे दे। माल है? दाढ़ी वाले ने पूछा। है। तू स्मैक दे। 25 वाला पैकेट दे दे। माल बढ़िया होना चाहिए। पैकेट तैयार है या करना है? हमारे पास वक्त नहीं है। दाढ़ी वाला दूसरे कमरे में गया और लौट आया। हाथ में पकड़ा पैकेट टेबल पर रखा। ये ले। विकास मल्होत्रा ने पैकेट उठा लिया। दोनों चीजों का 35,000 हो गया। दाढ़ी वाला बोला। पैसे दे दो इसे। विकास मल्होत्रा ने निशा से कहा। तेरे को और तो कुछ नहीं लेना? निशा बोली। नहीं। बाहर चल, मैं पैसे देकर आती हूँ। निशा ने शांत स्वर में कहा। क्या? विकास मल्होत्रा की आंखें सिकुड़ी। मैंने कहा है बाहर चल, पैसे देकर आती हूँ। तेरे को तेरे काम का सामान मिल गया, बाहर मेरा इंतजार कर। विकास मल्होत्रा ने अजीब सी निगाहों से उसे देखा, फिर बाहर निकल गया। निशा और दाढ़ी वाले की नजरें मिली। क्या चाहिए? दाढ़ी वाला अपने गंजे सर पर हाथ फेरता हुआ हंस पड़ा। तेरे को ये रिवॉल्वर बेचनी है?
निशा ने कहा। 50,000 वाली? हाँ, क्यों नहीं बेचनी? नोट दे, ले ले। मुझे नहीं मालूम तेरा हिसाब क्या है। कट्टा और नशे के पैकेट के 35,000 हुए। रिवॉल्वर देता है तो कुल 60,000 दूंगी। देनी है तो हाँ कर दे। निशा ने सपाट स्वर में कहा। 60,000? मतलब कि रिवॉल्वर 25 का? हाँ। इसका असली भाव 1.5 लाख का है। तेरा इरादा बेचने का नहीं है, तू अपने 35,000 ले। कहने के साथ ही निशा ने पताका बीड़ी वाला थैला उस पुरानी सी कुर्सी पर रखा और 500 की गड्डी निकाल कर देने को नोट गिनने लगी। तेरे को 75,000 लगा दूंगा, 10,000 कम कर दिए। 50। नोट गिनते निशा बोल उठी। 65 दे देना। 50। 60 से एक पैसा कम नहीं, गंजे ने उखड़े स्वर में कहा। 55 ले ले। सौदा हो गया। निशा ने उसे 55,000 दिए, रिवॉल्वर उठाई। गोलियां हैं इसमें? वो बोली। हाँ, खोल कर देख ले। कैसे खुलती है? दाढ़ी वाले ने रिवॉल्वर खोलकर चैम्बर दिखाया। गोलियां भरी हुई थी। चैम्बर वापस बंद किया। रिवॉल्वर को संभालते हुए निशा बोली, भारी है। गोलियां चल जाएंगी तो हल्की हो जाएगी। दाढ़ी वाला हंसा। ये चलती कैसे है? जिसे मारना हो नाल उसकी तरफ करके ट्रिगर दबा देना। निशा ने दोनों हाथों में रिवॉल्वर पकड़कर नाल उसकी तरफ की। "अरे मुझे क्यों मार रही हो?" दाढ़ी वाला हड़बड़ा कर कह उठा। मार नहीं रही, समझा रही हूं कि हथियार जब भी बेचो खाली करके बेचो। गोलियां डालकर हथियार इस तरह टेबल पर रख दोगे बेचने के लिए, तो जो जल्दी में होगा वो कीमत नहीं पूछेगा, गोली मारकर चला जाएगा। दाढ़ी वाला उसे होंठ सिकोड़ कर देखता रहा। निशा रिवॉल्वर को 502 पताका बीड़ी वाले थैले में रखते कह उठी। तेरे 85,000 का माल मैंने 55,000 में ले लिया। भाव करना सीखना हो तो सब्जी मंडी जाने की आदत डाल ले। सब्जी बेचने वाले तेरे से ज्यादा अच्छी तरह ठोक बजाकर माल बेचते हैं। मानना पड़ेगा। क्या? निशा थैले का मुंह पकड़कर चलने को तैयार हुई। तेरे को, तू बहुत तेज है। जिस काम में हाथ डालेगी वारे न्यारे हो जाएंगे। अभी तक तो कुछ भी नहीं हुआ, भगवान जाने वारे न्यारे वाले दिन कब लाएगा। मेरा दिल कहता है कि जल्द आएंगे। गंजे ने सिर हिलाया। कभी कभी आ जाए करना मिलने। थैला थामे निशा बाहर निकल गई। सामने ही सड़क किनारे विकास मल्होत्रा खड़ा था। उसके पास पहुंच गई। वहां क्या कर रही थी तुम? मुझे बाहर जाने को क्यों कहा? विकास मल्होत्रा उखड़े स्वर में बोला। पैसे दे रही थी। निशा हौले से मुस्कुराई। विकास मल्होत्रा ने स्ट्रीट लाइट की रोशनी में उसे घूरा। पैसे दे रही थी या पैसे बराबर कर रही थी? कुछ भी समझ ले। 2 बार उसने मुझे गले से लगाया, 10-15 बार चूमा और 20,000 कम हो गए। 15,000 ही दिए सिर्फ। सौदा बुरा नहीं है। निशा खुलकर मुस्कुराई। विकास मल्होत्रा गहरी सांस लेकर रह गया। वो सोच भी नहीं सकता था कि निशा ने रिवॉल्वर खरीदा है। अगला दृश्य। प्रिया होटल के सामने एक तरफ खड़ी मिली। विकास मल्होत्रा निशा के साथ सावधानी से वहां पहुंचा था कि कहीं देवराज चांद, जगमोहन या फिर सोहनलाल उसे देख ना लें। गली में रौनक थी। लोग आ जा रहे थे। दुकानों के साइन बोर्ड चमक रहे थे। रिवॉल्वर मिली? उनके पास पहुंचने पर प्रिया फुसफुसा कर बोली। हाँ, कट्टा मिला है। हमारा काम चल जाएगा। देवराज चांद होटल में ही है? विकास मल्होत्रा ने पूछा। होटल में ही है। होटल के वेटर को पटाकर उससे पूछ लिया। जगमोहन और सोहनलाल घंटा भर पहले ही होटल से गए हैं। सोहनलाल को मैं जानती नहीं, लेकिन जगमोहन के साथ सोहनलाल ही होगा। सूखा सा पतला सा। हाँ हाँ, वही सोहनलाल है। विकास मल्होत्रा कह उठा। कुछ क्षण उनके बीच चुप्पी रही। इस तरह हम तीनों का यहाँ खड़ा होना ठीक नहीं है, प्रिया बोली। मैं कब से खड़ी हूँ, कोई शक वाली नजरों से भी देख सकता है। एक आदमी तो मुझसे पूछ रहा था कि रात भर का क्या भाव है। गली में कई होटल हैं, एक कमरा ले लो,
कमरे की बालकनी इस खिड़की पर खुलती हो। उस बालकनी से हम इस होटल पर नजर रख सकते हैं। मुझे नहीं लगता कि होटल छोड़ने का देवराज चांद का कोई इरादा है। विकास मल्होत्रा ने देवराज चांद वाले होटल के ठीक सामने बने होटल को देखा। पहली मंजिल पर, दूसरी मंजिल पर कमरे की बालकनी सड़क पर खुलती थी। इस होटल में सड़क वाली बालकनी वाला कमरा मालूम करता हूँ। निशा विकास मल्होत्रा के साथ चल पड़ी। उसी होटल में सड़क की तरफ बालकनी वाला कमरा मिल गया। होटल वालों को देने के लिए 502 पताका बीड़ी वाले थैले में पड़े नोट ही काम आए। कमरे में पहुंचकर विकास मल्होत्रा ने प्रिया को बुला लाया। उस कमरे की बालकनी से सामने वाले होटल में अच्छी तरह नजर रखी जा सकती थी कि कौन अंदर बाहर आ जा रहा है। कमरे में सिर्फ 0 वाट का बल्ब ही रोशन रखा। बालकनी में कुर्सी रख ली गई। विकास मल्होत्रा ने नजर रखने की ड्यूटी संभाल ली। प्रिया बेड पर आराम से बैठी स्मैक लेने की तैयारी करने लगी। निशा सतर्क थी, बात कम कर रही थी और नजरें दोनों पर थी। कभी कभी वो सोचने लगती कि बच्चों और पति को संभालने वाली साधारण सी औरत थी वो, और अब किस काम में हाथ डाल बैठी। अगला दृश्य। रात 12 बजे के बाद जगमोहन और सोहनलाल की वापसी हुई। उन्होंने देवराज चांद को बताया कि विकास और प्रिया अपने अपने घर नहीं पहुंचे। अब तक नहीं पहुंचे तो अब अपने घरों में जाएंगे भी नहीं। फोन पर उन्होंने घर वालों से बात की हो तो जुदा बात है। उन दोनों की हरकतों से यही सोचा जा सकता है कि वो दोनों कुछ तय करके अपनी अपनी जगह से निकल कर मिले हैं। उन्होंने ऐसा क्यों किया, इसका जवाब तो वो दोनों ही दे सकते हैं। फिलहाल ये खतरा तो था कि उन्होंने फोन पर अपने घर वालों से बात की हो। सुबह 5:30 बजे देवराज चांद ने राजन भसीन से फोन पर बात की। रिसीवर राजन भसीन ने ही उठाया। हेलो। मेरी आवाज से मेरी आवाज से पहचान लिया होगा, देवराज चांद ने शांत स्वर में कहा। हाँ। भसीन का व्याकुल स्वर कानों में पड़ा। प्रिया कैसी है? ठीक है, सलामत है। देवराज चांद का स्वर सामान्य था। कल तुमने उससे बात की ही थी। तुम मुझे मिलो। कुछ सोचा है मैंने वॉल्ट के बारे में? घर पर ही रहो, मैं फोन करूंगा या खुद आऊंगा। मैंने वॉल्ट में अपनी ड्यूटी पर भी पहुंचना है, जल्दी मिलना। देवराज चांद ने रिसीवर रख दिया। भसीन की बात से ये तो स्पष्ट हो गया था कि प्रिया ने फोन पर भी अपने घर पर बात नहीं की थी। यानी कि विकास मल्होत्रा ने भी बात नहीं की होगी। अभी सब कुछ जैसा चल रहा है वैसा ही चलेगा। अगला दृश्य। 7 बजे के करीब देवराज चांद और जगमोहन भसीन के घर उससे मिले। बच्चे स्कूल जाने को तैयार थे और सुनीता उन्हें छोड़ने जा रही थी। वो बच्चों को लेकर चली गई। राजन भसीन परेशान नजर आ रहा था। हमें वॉल्ट में पहुंचने का कोई हमें वॉल्ट में पहुंचाने का कोई रास्ता सोचा? देवराज चांद ने पूछा। हाँ, लेकिन सब कुछ मेरे बस में नहीं है। उसने पहलू बदला। तुम बताओ। राजन भसीन ने सूखे होंठों पर जीभ फेर कर दोनों को देखा, फिर बोला। उस कमरेनुमा लिफ्ट की ऑयलिंग और साफ सफाई के बहाने तुम भीतर जा सकते हो। स्पष्ट कहो। हर 6 महीने बाद उस लिफ्ट की एक बार चेकिंग होती है। कनॉट प्लेस स्थित कंपनी को हर बार इस काम के लिए कहा जाता है तो उनके 2 कर्मचारी लिफ्ट की देखभाल के लिए आ जाते हैं। उनके पास इस बात की लिखित इजाजत होती है कि उन्हें इस काम के लिए कहा गया है। उस पर मेरे और वॉल्ट मालिकों में से किसी एक के साइन होते हैं। तभी सिक्योरिटी चीफ सुरजीत सिंह उन्हें भीतर जाने देता है। राजन भसीन रह रह कर सूखे होंठों पर जीभ फेर रहा था। मैं तो साइन कर दूंगा, लेकिन तीनों मालिकों में से किसी एक को साइन कैसे? तुम प्रवेश पत्र बनाकर उस पर अपने हस्ताक्षर करके दे दो, देवराज चांद बोला। राजन भसीन ने उसे देखा। फिर क्या होगा? अगर तुम सोचते हो कि उस पर नकली हस्ताक्षर कर लोगे किसी वॉल्ट मालिक के, तो ये नहीं होगा, क्योंकि साइन करने वाला वॉल्ट मालिक सुरजीत सिंह को क्योंकि साइन करने वाला मालिक सुरजीत सिंह को फोन पर खबर भी देगा कि सब हो जाएगा, तुम वो पत्र तैयार करके हमें दे दो।
राजन भसीन ने टेबल पर रखा तय किया कागज उठाकर उसकी तरफ बढ़ाया। तैयार कर रखा है। देवराज चांद ने कागज पकड़कर खोला। वो सुपरवॉल्ट के पैड का कागज था। उस पर लिखे हुए शब्दों को पढ़ा और कागज को तय करके जेब में डालता हुआ बोला, कल हम डकैती करेंगे। राजन भसीन के शरीर में हल्का सा कंपन उठता स्पष्ट नजर आया। कल? हाँ, कल सुबह हम आएंगे। वॉल्ट के किसी एक मालिक के इस कागज पर साइन कराकर साथ लाना है। राजन भसीन ने होंठों पर जीभ फेरते हुए सहमति में सिर हिलाया। अब सुनो कि आज के दिन में तुम्हें क्या करना है, देवराज चांद बोला। वॉल्ट के छोटे हॉल में बॉक्स नंबर 9 के की होल में लगने के लिए डुप्लीकेट वॉल्ट के छोटे हॉल में बॉक्स नंबर 9 के की होल में लगाने के लिए डुप्लीकेट चाबी लगानी है। उसे खोलना है ताकि उसमें पड़े 22 अरब के जेवरात नीचे हॉल में पड़े बॉक्स में जा गिरे। ये काम तुमने तब करना है जब हम नीचे चले जाएं, उसके 15 मिनट बाद। राजन भसीन देवराज चांद को देखता रहा। चाबी बनवा लेना, जगमोहन ने टोका। ऐसी चाबियां हैं, वॉल्ट में हर समय मौजूद रहती हैं। राजन भसीन के होंठों से निकला। क्यों? 15 दिन में एक बार सब बक्सों के सिक्योरिटी सिस्टम को नकली चाबियों से चेक किया जाता है कि सिस्टम ठीक से काम कर रहा है या नहीं। कहने को वो नकली चाबियां हैं, परंतु असली का काम करती हैं। लॉक खुल जाता है उनसे, लेकिन उन चाबियों को थोड़ा सा गलत बना रखा है कि जब उससे लॉक खोलने की चेष्टा की जाए तो लॉक के लीवर पर वो अटके, ताकि खोलने पर सिक्योरिटी सिस्टम ठीक काम कर रहा है कि नहीं मालूम हो सके। परंतु ऐसा करते हुए वॉल्ट का एक आदमी अवश्य साथ होता है। वॉल्ट के नियमों के मुताबिक वॉल्ट का मालिक भी अगर अकेला हो तो इस तरह सिक्योरिटी सिस्टम को चेक नहीं कर सकता, क्योंकि बॉक्स के बीच दौलत होती है। देवराज चांद ने सिगरेट सुलगाई। गौतम जी को साथ ले लेना, वॉल्ट नियम भी पूरा हो जाएगा। और ये कैसे हो सकता है? उसके होंठों से निकला। क्यों नहीं हो सकता? 15 दिन में एक बार सिक्योरिटी सिस्टम को चेक किया जाता है। 5 दिन पहले ही ऐसी चेकिंग पूरे वॉल्ट में की गई। 5 दिन बाद मैं चेकिंग के लिए कैसे कह सकता हूँ? कह देना, जगमोहन बोला। गौतम जी इनकार नहीं करेंगे। राजन भसीन जगमोहन को देखता रह गया। क्या देख रहे हो? जगमोहन बोला। गौतम जी इनकार क्यों नहीं करेगा? राजन भसीन ने पूछा। जगमोहन ने होंठ भींच लिए। कहा कुछ नहीं। देवराज चांद ने कश लेकर भसीन को देखा। जिस तरह तुम हमारी बात मान रहे हो उसी तरह वो भी हमारी बात मान रहा है, देवराज चांद बोला। राजन भसीन के चेहरे पर राजन भसीन के चेहरे पर परेशानी हैरानी के भाव दिखाई दिए। गौतम जी को कैसे तैयार कर लिया? उसके तो आगे पीछे कोई नहीं। फालतू के सवाल मत करो। राजन भसीन ने होंठ भींच लिए। हमारा काम करते हुए गौतम जी को जो भी करने को कहोगे वो तुम्हारी बात मान लेगा। भसीन सिर हिलाकर रह गया। जहां भी तुम्हें परेशानी महसूस हो, गौतम जी से बात कर सकते हो, सलाह ले सकते हो। भसीन ने पुनः सिर हिलाया, फिर बोला, अगर सब कुछ ठीक हो गया तो बॉक्स में पड़े जेवरातों को बाहर कैसे लाओगे? इसके लिए किसी मजबूत बैग का इंतजाम करना होगा, जो कि पोस्ट ऑफिस के बड़े बड़े थैले होते हैं, जैसे कि पोस्ट ऑफिस के बड़े बड़े थैले होते हैं, उनमें जेवरातों को डालकर बाहर लाया जाएगा। जेवरातों के लिए एक थैला ही बहुत होगा। लेकिन जगमोहन ने देवराज चौहान को देखकर रोका। 12 नंबर भी तो है। 9 नंबर हो जाएगा तो 12 नंबर भी हो जाएगा, वो हमारे लिए समस्या नहीं है, देवराज चौहान ने कहा। भसीन ने दोनों को देखा। 12 नंबर क्या? 12 नंबर बॉक्स भी खाली करना है, देवराज चौहान ने कहा। लेकिन तुम तो कह रहे थे कि सिर्फ 9 नंबर ही। 9 के साथ 12 भी लग गया, जगमोहन ने कहा। तेरे को इससे परेशानी है क्या? राजन भसीन ने सूखे होंठों पर जीभ फेर कर इनकार में सिर हिलाया। मुझे कोई परेशानी नहीं, भसीन बोला। लेकिन सुरजीत सिंह तुम लोगों को बाहर नहीं जाने देगा। क्यों? तुम लोग उस लिफ्ट को चेक करने गए हो, हद हुई तो तुम्हारे पास औजारों का बैग होगा। वापसी पर भला तुम इतना बड़ा थैला कैसे बाहर ला सकते हो?
वहां सिक्योरिटी है, आने जाने वाले को सख्ती से चेक किया जाता है। सुरजीत सिंह उस थैले को खुलवा कर देखेगा, तब क्या तुम लोग खून खराबा करोगे? देवराज चौहान के चेहरे पर नए भाव नहीं उभरे। तुम्हें इस बारे में फिक्र नहीं करनी चाहिए, देवराज चौहान बोला। हम देख लेंगे कि इस बारे में क्या करना है। सुरजीत सिंह भी तुम लोगों के इशारे पर चलेगा क्या? हम क्या जादूगर हैं जो सबको अपनी मुट्ठी में बंद कर लेंगे? जगमोहन मुंह बनाकर कह उठा। राजन भसीन कुछ नहीं बोला। तो तुम समझ गए कि तुम्हें क्या करना है? देवराज चौहान उठते हुए बोला। हाँ, उसने जल्दी से सिर हिलाया। कोई और बात होगी कोई और बात होगी तो वो तुम्हें गौतम जी बता देगा। भसीन ने पुनः सिर हिलाया, फिर कह उठा। अब तो मेरी बहन को छोड़। समझ लो छोड़ दिया, कह उठा जगमोहन। समझ लो वो कुतुब मीनार के पास टहल रही है। हम किसी को ज्यादा देर कैद में नहीं रखते, खास तौर से जबकि हमारा काम होता जा रहा हो। पोस्ट ऑफिस जैसे थैले कहां से मिलेंगे? देवराज चौहान ने पूछा। दिल्ली की कोई खास मार्केट? ऐसे थैले तो वॉल्ट में भी हैं, भसीन ने धीमे स्वर में कहा। तो एक दो थैले उस लिफ्ट वाले कमरे में रख देना, जगमोहन बोला। उसके बाद देवराज चौहान और जगमोहन बाहर निकल गए। राजन भसीन ने कुर्सी पर बैठे बैठे आंखें बंद कर ली। मस्तिष्क में देवराज चौहान के शब्द टकरा रहे थे कि कल डकैती होगी, हम कल डकैती करेंगे। अगला दृश्य। देवराज चौहान ने फोन पर रजनी देवी से बात की। रजनी देवी की बातचीत के ढंग से स्पष्ट हो गया कि उन्हें विकास के आजाद होने के बारे में मालूम नहीं है। यानी कि होटल से खिसकने के बाद विकास ने घर फोन नहीं किया। मुलाकात के लिए रजनी देवी ने बाहर की जगह ही पसंद की और 1.5 घंटे बाद 10:30 बजे के करीब वो तय जगह पर गौतम जी के साथ पहुंची। क्यों बुलाया? गौतम जी बोला। अब क्या काम है? कल हम वॉल्ट में डकैती कर रहे हैं, देवराज चौहान ने कहा। गौतम जी देवराज चौहान को देखता रह गया। कैसे करोगे डकैती? ये आसान नहीं है, रजनी देवी उखड़े स्वर में बोली। देवराज चौहान ने राजन भसीन का दिया कागज निकालकर रजनी देवी को दिया। इस पर आपके हस्ताक्षर की जरूरत है। रजनी देवी ने कागज पढ़ा तो उसकी आंखें सिकुड़ गईं। भसीन ने यह कागज कैसे तैयार कर दिया? रजनी देवी ने देवराज चौहान को देखा। जिस तरह आपको हमारा साथ देना पड़ रहा है, उसी तरह भसीन भी हमारे साथ है, जगमोहन कह उठा। क्या किया है तुम लोगों ने भसीन के साथ? इस बारे में आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, जगमोहन मुस्कुराया। कोई खास बात नहीं है, वो थोड़ा सा परेशान है अपनी बहन की वजह से। हमने उसे समझा दिया है कि हमारा साथ देता रहेगा तो उसकी बहन को कुछ नहीं होगा। ओह। गौतम जी ने कागज देखा, फिर धीमे स्वर में रजनी से कहा, साइन कर दो। रजनी देवी ने अनिच्छा से साइन करके वो कागज देवराज चौहान को लौटा दिया। लेकिन ये सब करोगे कैसे? गौतम जी ने गंभीर स्वर में पूछा। वही बताने जा रहा हूं, सुन लो। जरूरत पड़ने पर भसीन को भी समझा देना। देवराज चौहान के स्वर में सख्ती भर आई थी। किसी भी हाल में मौके पर गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। सिक्योरिटी चीफ सुरजीत सिंह हमारे लिए परेशानी पैदा कर सकता है, लेकिन मुझे विश्वास है कि तुम लोग उसे संभाल लोगे। दोनों की निगाह देवराज चौहान पर जा टिकी। देवराज चौहान बताने लगा कि वॉल्ट में क्या होगा और कैसे होगा और उन्हें क्या करना है। अगला दृश्य। रात के 11 बजे पहाड़गंज में होटल के उसी कमरे में मौजूद देवराज चौहान रिवॉल्वर साफ करके हटा और उसे लोड करने के बाद रिवॉल्वर को टेबल पर रखा। सोहनलाल कुर्सी पर बैठा गोली वाली सिगरेट के कश ले रहा था। जगमोहन बेड पर तकियों के बीच फंसा अधलेटा सा। सोहनलाल, देवराज चौहान बोला, कल तुम मेरे साथ वॉल्ट के भीतर चलोगे। ये सुनते ही जगमोहन सीधा बैठ गया। सोहनलाल ने सिर हिलाया। मैं भीतर नहीं जाऊंगा। जगमोहन ने देवराज चौहान को देखा। नहीं, तुम बाहर कार पर रहोगे, हमारा इंतजार करोगे, देवराज चौहान बोला। बाहर से कोई भी गड़बड़ हो सकती है। ऐसा कुछ हुआ तो तुम बाहरी मामलों को संभालोगे। लेकिन, जगमोहन ने पहलू बदला, भीतर भी तो मेरी जरूरत पड़ सकती है।
भीतर कुछ हुआ तो वो मैं देख लूंगा, तुम्हें बाहर नजर रखनी है। देवराज चांद ने जगमोहन को देखा। जगमोहन बेचैनी से उठ खड़ा हुआ। अब क्या हुआ? देवराज चांद के चेहरे पर छोटी सी मुस्कान उभरी। होना क्या है? जगमोहन ने उखड़े स्वर में कहा। इस डकैती में हम दूसरों पर निर्भर हैं। राजन भसीन और गौतम जी हमारे लिए रास्ते बनाएंगे कि हम वॉल्ट में जाकर डकैती कर सकें। वे दोनों या उनमें से कोई भी चूक कर सकता है। तुम दोनों वॉल्ट के भीतर फंस सकते हो। यह भी हो सकता है कि ठीक मौके पर भसीन हमारी सहायता करने में पीछे हट जाए, या फिर गौतम जी कुछ ऐसा करे। रजनी देवी के इरादे बदल सकते हैं। उसका मन बदल सकता है कि हमारी सहायता को। जगमोहन अपने शब्दों पर जोर देकर कह रहा था। यह ठीक है कि विकास या प्रिया में से कोई अपने घर नहीं गया। किसी को नहीं मालूम कि वो दोनों कैद से आजाद हो चुके हैं। मान लो कि सुबह वो या उनमें से कोई अपने घर पहुंच गया, तो वो डकैती में हमारी सहायता करने से पीछे हट जाएंगे। ऐसे में सब कुछ खत्म हो जाएगा। हो रही डकैती भीतर ही रुक जाएगी और पुलिस के हाथ भी पड़ सकते हैं। यानी कि कहीं भी गड़बड़ हो सकती है। हम फंस सकते हैं। सोहनलाल की नजरें जगमोहन पर थी। देवराज चांद ने कस लिया और सिर हिलाकर बोला, तुम ठीक कहते हो कि इस बार हम पूरी तरह दूसरों पर निर्भर हैं। इस डकैती की डोर हमारे हाथ में न होकर दूसरों के हाथों में है। अगर ये डकैती करनी है तो दूसरों पर विश्वास करने का खतरा उठाना ही पड़ेगा। इसमें कोई शक नहीं कि कभी भी बात बिगड़ सकती है। वे लोग दबाव में हमारा साथ दे रहे हैं। ऐसे में वो कभी भी पीछे हट सकते हैं, और तब तुम दोनों वॉर्ड के भीतर फंस सकते हो। जगमोहन गंभीर स्वर में बोला। और भीतर फंसने का मतलब है वहां मौजूद गनमैनों के घेरे में, और उसके बाद पुलिस के फंदे में। ये तो होता ही है। सोहनलाल मुस्कुरा पड़ा। क्या मतलब? हम जो करते हैं उसका अंत कानून पर जाकर ही खत्म होता है। देर सवेर वही हमारी मंजिल है। जगमोहन होंठ भींच कर रह गया। ये खतरा तो हमें उठाना ही पड़ेगा, देवराज चौहान ने कहा। बेहतर होगा कि इस मुद्दे पर ज्यादा बात न की जाए। कल सुबह हम वॉल्ट में डकैती करने जा रहे हैं। डकैती के दौरान कोई गड़बड़ हो गई तो मुसीबत हमारे सर पर होगी। जगमोहन के होंठ खुले। जबकि गौतम जी ने कहा था कि हम वॉल्ट के भीतर हथियार नहीं ले जा सकते। गार्ड तलाशी लेंगे, रिवॉल्वर उन्हें मिल जाएगी। ऐसे में खाली हाथ वॉल्ट के भीतर डकैती करने जाना मुझे तो समझदारी नहीं लगती। ठीक है, देवराज चांद मुस्कुरा पड़ा। नहीं करते डकैती, मुंबई वापस चलते हैं। जगमोहन के जिस्म ने बेचैनी में उछाल मारी। ये कैसे हो सकता है? जगमोहन के होंठों से निकला। भाई सरब की दौलत का मामला है और तुम इंकार कर रहे हो? तुम्हारी खतरे वाली बात सुनकर ही इंकार कर रहा हूं। देवराज चांद के होंठों पर मुस्कान थी। सच में? जगमोहन ने गहरी सांस लेकर कहा। दूसरों पर विश्वास करना ही पड़ेगा। खतरा उठाना ही पड़ेगा। दौलत का मामला आया तो सीधा हो गया। सोहनलाल हंसा। देवराज चांद ने आगे बढ़कर रिसीवर उठाया और नंबर मिलाया। नंबर मिला। बात हुई। दूसरी तरफ रजनी देवी थी। गौतम जी कहाँ हैं? देवराज चौहान ने कहा। वो नहीं है। कोई बात? रजनी देवी की आवाज कानों में पड़ी। सुबह गौतम जी को वॉल्ट में मौजूद होना चाहिए। होगा। वो अपनी ड्यूटी पर होगा। रजनी देवी का शांत स्वर सुनाई दिया। सुरजीत सिंह वापसी पर हमारे लिए परेशानी पैदा कर सकता। रास्ता निकाल लिया है। तुम्हें वहां से निकालना हमारा काम है। विकास से मेरी बात करा दो। कल बात भी कर लेना, मिल भी लेना। अभी हम व्यस्त हैं, पहले हमारा काम हो जाने दो। कहने के साथ ही देवराज चांद ने रिसीवर रख दिया। अगला दृश्य। देवराज चांद और सोहनलाल के शरीर पर मेहंदी रंग की वर्दी थी। सिर पर उसी कपड़े की कैप पहनी हुई थी। देवराज चांद ने कंधे पर छोटा सा बैग लटका रखा था। दिन के 11 बज रहे थे। प्राइवेट सुपर वार्ड के सामने की सड़क पर से भारी ट्रैफिक निकल रहा था। वाहनों और हॉर्न का शोर गूंज रहा था। देवराज चांद ने वार्ड के बाहरी गेट के पास साइड में नीले रंग का पुराना सा बजाज चेतक स्कूटर रोका।
पीछे बैठा सोहनलाल उतरा तो देवराज चांद ने उतरकर स्कूटर स्टैंड पर लगाया, फिर सिर पर पड़ी टोपी ठीक की और शान से वॉल्ट के बड़े गेट की तरफ देखा, जहां दो गनमैन उन्हें दिखाई दिए। सोहनलाल ने सिगरेट सुलगाई। यहां पार्किंग मना है, एक गनमैन ने चिल्लाकर कहा। स्कूटर हटा लो। चिल्लाता क्यों है? देवराज चांद उखड़े सर में कह उठा। हम तेरे पास ही आए हैं। फिर सोहनलाल को कहा, हाँ भाई, बात कर लेते हैं। कहते हुए वो गनमैनों की तरफ बढ़ा। सोहनलाल साथ हो गया। दोनों पास पहुंचकर ठिठके तो वही गनमैन बोला, यहां किधर आ रहे हो? ये लो। देवराज चांद ने कमीज की जेब से कागज निकालकर उनके हाथ में थमाया। ये है न्योता, कंपनी से आए हैं। लिफ्ट ठीक करनी है, साफ सफाई करनी है तो बोलो। अपने को अस्पताल जाना है, रिश्तेदारी वहां दाखिल है। उसने कागज लेकर खोला। क्या है? दूसरा गनमैन बोला। देख रहा हूं। उसने कागज पर नजर मारी। अपने वॉल्ट का ही कागज है, लेटर पैड का है। मैनेजर साहब के भी साइन है, तो इनका ध्यान रख। चीफ को ये दिखाकर आता हूं। दिखा ले दिखा ले। देवराज चांद ने हाथ हिलाया। तब तक मैं बीड़ी पीता हूं। कहने के साथ ही देवराज चांद ने बंडल निकालकर बीड़ी सुलगाई और सड़क पर नजरें घुमाने लगा। कुछ दूर सड़क किनारे खड़ी कार में स्टीयरिंग सीट पर जगमोहन बैठा नजर आया। वो गनमैन वॉल्ट के बड़े फाटक में लगा विकेट गेट, छोटा गेट खोलकर भीतर चला गया। मोरीलाल, सोहनलाल बोला, बहुत घटिया काम है हमारा। लोग लिफ्ट में सैर करते रहे और हम ठीक करते रहे। मैं तो 6 महीने बाद नौकरी छोड़ दूंगा। दूसरा गनमैन उन्हें देख रहा था। 6 महीने बाद क्यों, आज ही छोड़ दे। देवराज चांद ने सिर पर रखी टोपी ठीक की। 6 महीने बाद मेरी सास रहने आएगी, तब नौकरी छोड़कर घर बैठूंगा। बोलूंगा मेरे को दुकान लेकर दे, सुनकर भाग जाएगी। सोहनलाल ने हंसकर कश लिया। ये क्या बात हुई? देवराज चांद ने पैंट के पीछे खुजली की। तभी भीतर से गनमैन आ गया। वो देख, आ गया। देवराज चांद ने गनमैन को देखा। हाँ भाई, रुके या जाएं? आओ, चीफ ने बुलाया तुम्हें, गनमैन ने कहा। चल भाई। देवराज चांद कंधे पर पड़ा बैग संभालते हुए बोला। और लाल, सोहनलाल ने गहरी सांस ली। सब हमें ही बुलाते हैं, हमारी किस्मत में नहीं कि किसी को हम भी बुलाएं। गनमैन ने अपने साथी से कहा, मैं इन्हें चीफ के पास छोड़कर आता हूं। दोनों गनमैन के साथ विकेट गेट से भीतर प्रवेश कर गए। वहां से पक्की सड़क इमारत के मुख्य द्वार की तरफ जा रही थी। सड़क 15 फीट चौड़ी थी और उसके दोनों तरफ 3-3 फीट ऊंचे ऊंचे पौधे लगे थे। उसके पार दोनों तरफ छोटा सा बाग था, जहां रंग बिरंगे फूल ढंग से लगे नजर आ रहे थे। एक माली भी वहां काम कर रहा था। बहुत बड़ी जगह में इमारत बनी हुई थी। इमारत की पहली मंजिल पर बुर्जियों जैसी बालकनी थी, 4 जगह। हर बुर्जी पर गनमैन खड़ा दिखा। देवराज चांद और सोहनलाल की नजरें हर तरफ जा रही थी। लॉन में अलग अलग जगहों पर कुर्सियों पर बैठे दो गनमैन नजर आ रहे थे। वहां फैले और भी होंगे जो उन्हें नजर नहीं आए। इमारत के मुख्य द्वार पर दो गनमैन सतर्क खड़े थे। भीतर खुलने वाला दरवाजा अध खुला था। वहां पहुंचते ही उन्हें लाने वाला गनमैन कह उठा, इन्हें चीफ के पास ले जाना, बात हो गई है। चीफ का मैसेज आया है। उसने पास ही दीवार पर लगे इंटरकॉम की तरफ इशारा किया। ले जाओ। वो दोनों के लिए मुख्य द्वार से भीतर चला गया। आगे 6 फुट का तंग रास्ता था, जिसे पार करके वो कमरे जैसी जगह में पहुंचे। कमरे में कुछ बंद दरवाजे नजर आ रहे थे। एक तरफ रिसेप्शन था, जहां एक युवक बैठा रजिस्टर के पन्ने पलटने में व्यस्त था। इधर आओ, कहते हुए वो गनमैन एक दरवाजे की तरफ बढ़ा। देवराज चौहान और सोहनलाल उसके साथ हो गए। दरवाजा खोलकर उसने दोनों से कहा, भीतर जाओ, चीफ भीतर है। चल भाई मोरीलाल, सोहनलाल बोला, साहब जी के चीफ को भी सलाम मार लें। दोनों भीतर प्रवेश कर गए।
गनमैन पहले की तरह दरवाजा बंद करके चला गया। इस वक्त वो छोटे से केबिन में था। टेबल पार कुर्सियों पर सुरजीत सिंह बैठा हुआ था, जो कि 55 बरस का स्वस्थ व्यक्ति था। 4 खाली कुर्सियां मौजूद थी। साधारण सी जगह थी वो बैठने के लिए। टेबल पर वॉल्ट के पैड का वही कागज पड़ा था जो उसने गनमैन को दिया था। सुरजीत सिंह ने उन दोनों को देखा। सलाम साहब, सोनलाल बोला। नमस्कार जी, देवराज चांद ने सिर हिलाया। तुम दोनों लिफ्ट ठीक करने आए हो? सुरजीत सिंह का स्वर शांत था। हाँ साहब, कागज में लिखा है, देवराज चांद बोला। अंग्रेजी पढ़नी तो हमें आती नहीं, आप पढ़ लो। किसने दिया ये कागज? देगा कौन, मालिक ने दिया है, सोनलाल कह उठा। जल्दी कीजिए साहब, लंच तक हमें कनॉट प्लेस पहुंचना है। उधर 40 मंजिल बिल्डिंग की लिफ्ट ठीक करनी है। अर्जेंट तो वो काम था, लेकिन यहाँ पे पहले आ गए कि इधर ज्यादा काम नहीं है, लिफ्ट को तेल पानी ही देना है। सुरजीत सिंह ने इंटरकॉम का रिसीवर उठाया और बटन दबाकर बात की। दूसरी तरफ राजन भसीन था। भसीन, सुरजीत सिंह बोला। लिफ्ट ठीक करने के लिए बोला किसी को? हाँ, कनॉट प्लेस की कंपनी को आदमी भेजने को कहा था। भसीन का शांत स्वर कानों में पड़ा। लेटर उन्हें दे दिया था कि कंपनी के आदमी को भीतर आने में परेशानी ना हो। वो आए हैं। ठीक है, भेज दो। कोई दिक्कत है क्या? सुरजीत सिंह ने टेबल पर पड़े लेटर पैड के कागज पर नजर मारी। कोई दिक्कत नहीं। लेटर पैड के कागज पर तुम्हारे और रजनी देवी के साइन है। मेरे पास कोई आदमी नहीं है कि इन्हें तुम्हारे तक पहुंचा सकूं। मैं आदमी भेजता हूं। ठीक है। सुरजीत सिंह ने रिसीवर रखा और टेबल पर पड़ा कागज उठाकर दराज में रख दिया। फिर देवराज चांद के कंधे पर लटके बैग को देखा। इसमें क्या है? औजार हैं साहब जी। दिखाओ। सुरजीत सिंह ने बैग को अच्छी तरह चेक किया। बैग में साधारण से औजार ही थे। उसने खुद दोनों की तलाशी ली, परंतु उनके पास कोई हथियार नहीं था। सुरजीत सिंह ने अपनी तसल्ली कर ली। अगला दृश्य। वार्ड का कर्मचारी देवराज चौहान और सोहनलाल को राजन भसीन के पास छोड़ गया। कंट्रोल रूम से वास्ता रखते हुए वीडियो कैमरे जगह जगह लगे थे। ऐसे में उन्हें हर तरह से सावधानी बरतनी थी। वो सतर्क थे। पहले कंपनी से दूसरे आदमी आए थे, राजन भसीन सामान्य स्वर में बोला। तुम दोनों को पहली बार देखा है? साहब, हम 2 महीने पहले ही बेंगलोर वाली ब्रांच से आए हैं। 1.5 साल वहां लगाया, उससे पहले दिल्ली में ही थे। बहुत जुगत भिड़ाकर चाय पानी पिलाकर वापस दिल्ली का ट्रांसफर कराया। रिश्तेदारी दिल्ली में ही है ना। ये बताओ कि लिफ्ट कहाँ है? राजन भसीन उठा। चेहरा सामान्य था, परंतु आंखों में बेचैनी थी। आओ। दोनों भसीन के पीछे चल पड़े और छोटी सी गैलरी पार करके वहां पहुंचे जहां वॉल्ट के भीतरी हिस्से में जाने का रास्ता था। एक युवती रिकॉर्ड के साथ अपने काम में व्यस्त नजर आ रही थी। दूसरी तरफ मौजूद टेबल पर गौतम जी सुस्ती भरे ढंग में बैठा था, परंतु उन तीनों को देखकर वो सीधा हो गया। ये कौन है भसीन? गौतम जी ने दोनों को देखा। भसीन और गौतम जी जानते थे कि अपनी आदत के मुताबिक सिक्योरिटी चीफ सुरजीत सिंह टीवी स्क्रीन पर उन्हें देख रहा होगा, उनकी बातें सुन रहा होगा। लिफ्ट की रूटीन चेकिंग है, भसीन बोला। तुम चलोगे भीतर? क्या जरूरत है, इन्हें वहां पहुंचा दो और सीढ़ियों का दरवाजा बंद कर देना। जब ये अपना काम कर लेंगे तो बेल बजा देना, तब इन्हें ले आना। भसीन ने सिर हिलाया और उन्हें साथ आने का इशारा करके एक दरवाजे की तरफ बढ़ गया। देवराज चांद और सोहनलाल उनके पीछे चल पड़े। दरवाजे के पास जाते ही गैलरी में कुछ आगे जाकर वो दाईं तरफ मुड़े और कुछ कदमों बाद वो एक दरवाजे के सामने रुके। स्टील धातु का वो बुलेट प्रूफ दरवाजा था। देखने पर आंखों को ही उसकी मजबूती का एहसास हो जाता। दरवाजे के बीचों बीच नंबर कॉम्बिनेशन वाला लॉक नजर आ रहा था। राजन भसीन ने नंबर मिलाने के पश्चात दरवाजे के पल्ले खोले तो वो खुल गए। सामने ऊपर जाती सीढ़ियां नजर आ रही थी। उनके साथ वो ऊपर चढ़ने लगा। चेहरे पर किसी तरह का भाव नहीं था, परंतु ये सोचकर उसकी हालत पतली हो रही थी
कि वो वॉल्ट डकैती में दूसरों का साथ दे रहा था। बाद में फंसेगा, बचने वाला नहीं है। सीढ़ियां समाप्त होने पर वैसा ही स्टील का दरवाजा था। भसीन ने उस दरवाजे का भी कॉम्बिनेशन लॉक खोला और पल्ले खोलकर आगे कदम रखा। दोनों उसके पीछे थे। वो इमारत की पहली मंजिल पर पहुंच गए थे, जहां वॉल्ट के मालिकों के ऑफिस थे। लंबी गैलरी में नरम कीमती कालीन बिछा था। वो उस पर आगे बढ़ने लगे। गहरी चुप्पी वहां छाई हुई थी। चलते चलते वसीम देवराज चांद के बगल में आ गया। जेब से रुमाल निकालकर अपने चेहरे पर फिराया कि वीडियो कैमरे उसके हिलते होंठों को न देख सकें। लिफ्ट का दरवाजा बंद होते ही वीडियो कैमरे तुम लोगों को नहीं देख सकेंगे। लिफ्ट में और नीचे जहां तुम जा रहे हो वहां कोई भी वीडियो कैमरा नहीं लगाए हैं, क्योंकि वो हॉल सीक्रेट है। वहां क्या होता है ये बात सिक्योरिटी के टीवी स्क्रीनों के सामने बैठने वाले गार्ड ना जान सकें, इसलिए उधर वीडियो कैमरे फिट नहीं है। देवराज चांद खामोशी से चलता रहा। लिफ्ट रूम में दो खाली थैले पड़े हैं। लिफ्ट रूम में दो खाली थैले पड़े हैं, जैसा तुम चाहते थे। देवराज चांद पहले की तरह खामोश था। चलते चलते राजन भसीन देवराज चांद के पास से हटता गया। रुमाल जेब में डाल लिया। गैलरी के अंत पर एक खुले दरवाजे पर पहुंचा। लिफ्ट जैसा ही दरवाजा था। तो ये है लिफ्ट, देवराज चांद कह उठा। इसके दरवाजे ही बता रहे हैं कि ये लिफ्ट के दरवाजे हैं। दोनों ने भीतर प्रवेश किया। राजन भसीन भी एक कदम भीतर आकर ठिठका। तीनों की नजरें मिली। तेल पानी देने और नजर मारने के लिए लिफ्ट के नीचे जाना है, सोहनलाल बोला। रास्ता किधर से है? पहले लिफ्ट को नीचे ले जाना है, फिर खुद नीचे रहकर लिफ्ट को ऊपर भेजना है, तभी तो काम होगा। इधर तो कोई स्विच नजर नहीं है। नजर नहीं आ रहा। ये धक्का मारकर चलती है क्या? कम बोलो, राजन भसीन ने सख्त स्वर में कहा। लिफ्ट ठीक करने आए हो तो ठीक करो और जाओ। इसके साथ ही उसने लिफ्ट को नीचे और ऊपर चलने के लिए दीवार पर लगे इंटरकॉम के बटनों के बारे में बताकर कहा, जब काम पूरा कर लो तो सीढ़ियों वाले दरवाजे के पास बेल स्विच है, वो दबा देना, मैं लेने आ जाऊंगा। दोनों ने सिर हिलाया। राजन भसीन पलटा और गैलरी में वापस चल पड़ा। लिफ्ट वाले कमरे में एक तरफ पड़े दो थैले नजर आ रहे थे। देवराज चांद ने खामोशी से वहां लगे इंटरकॉम के बटन दबाए तो उसी पर लिफ्ट वाले दरवाजे मध्यम सी आवाज के साथ हिले और धीरे धीरे बंद हो गए। हल्का सा झटका लगा उस कमरे को। फिर उन्हें एहसास होने लगा कि वह नीचे की तरफ जाने लगा है। करीब मिनट भर बाद हल्का सा झटका लगा और कमरे कमरे का रुकने का एहसास हुआ। फिर लिफ्ट नुमा वो दरवाजा खुलता चला गया। देवराज चौहान ने कोने में पड़े वो थैले उठाए और दरवाजे से निकलकर बाहर आ गया। सोहनलाल भी बाहर निकला। दोनों की नजरें हर तरफ फिर रही थी। यह बड़ा हॉल कमरा था। कमरे की छत पर जगह जगह स्टील के बंद पल्ले लगे नजर आ रहे थे और उन पल्लों के नीचे खुले मुंह के पल्लों के साइज के बॉक्स रखे हुए थे। हर बॉक्स में एक पल्ले का हर बॉक्स में एक पल्ले का 2 फीट चौड़ा दरवाजा था कि बॉक्स के भीतर जाया जा सके। बेहद अजीब सा माहौल था वहां। उनके बीच चुप्पी रही। नजरें हर तरफ फिरती रही। हाथ में पकड़े खाली थैलों को एक तरफ रखता हुआ देवराज चौहान गंभीर स्वर में कह उठा, छत पर लगे स्टील के बंद पल्ले ऊपर हॉल में पड़े बक्सों के फर्श का हिस्सा हैं। सोहनलाल ने गंभीरता से सिर हिलाया। लेकिन ऊपर 9 नंबर का बॉक्स कहाँ पड़ता है हम नहीं जानते। अगर भसीन ने ठीक काम किया तो मालूम हो जाएगा कि 9 नंबर बॉक्स का फर्श कौन सा है। पहले वही खुलेगा और अरबों की दौलत गिरकर यहाँ पड़े बॉक्स में से किसी एक में आ गिरेगी। 9 और 12 नंबर बॉक्स, दो बॉक्स खोलने हैं, देवराज चांद बोला। 9 नंबर बॉक्स में तो जेवरात हैं, 12 नंबर बॉक्स में दौलत किस रूप में है हम नहीं जानते। अगर दौलत भार के रूप में हुई तो ले जाना कठिन होगा। सोहनलाल ने देवराज चांद को गंभीर निगाहों से देखा। इस वक्त हम चूहेदान में हैं। गड़बड़ हुई तो फंस भी सकते हैं। फिर पुलिस ही हमें बाहर निकालेगी। हाँ, ऐसा भी हो सकता है। देवराज चांद के होंठों पर मुस्कान उभरी। भसीन ऊपर कब काम करेगा? देवराज चांद ने कलाई पर बंधी घड़ी पर नजर मारी। ज्यादा से ज्यादा 10 मिनट के भीतर वो अपने हिस्से का काम कर देगा। कहने के साथ ही उसने सिगरेट सुलगा ली।
चलिए दोस्तों, तो अब हम आपके कमेंट्स पढ़ देते हैं। मैंने दोस्तों आज फैसला किया है, इनफैक्ट कल फैसला किया था कि मैंने देखा बहुत सारे कमेंट्स जो है ना उसमें केवल थैंक यू, हेलो, ऑल दीज थिंग्स एक छोटे-छोटे, लेकिन उसका कलेक्टिव टाइम अगर देखते हैं तो वो थोड़ा ज़्यादा हो जाता है, जो कि मैं समझ रहा हूँ। तो अब मैं कमेंट को विषय वस्तु होगी तो ही उठाऊँगा। केवल धन्यवाद इत्यादि, इत्यादि के लिए उठाकर और उसमें टाइम वेस्ट करना जो है, उसे बंद करेंगे। उम्मीद है आप लोग मेरी बात समझ रहे होंगे। तो उसकी जगह मैं आपका कमेंट एक्नॉलेज कर दूँगा। एक सेंटेंस लिखा हुआ है, ओके देखते हैं। सुशील त्यागी जी कह रहे हैं, विक्रम भाई नमस्कार, कहानी बहुत अच्छी है, आप हमारे लिए बहुत मेहनत करते हैं, हम आपको इसके लिए धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद जी। सुशील भाई, आप हरिद्वार वाले हैं, है ना? यही कमेंट आपने वैसे कई बार ही लिख दिया है, ठीक है? और साथ में आप 2 स्माइली भी डाल देते हैं। एक ही बात को जब आप कोई व्यक्ति बारी-बारी दोहराए तो वो स्टेटमेंट कम और मज़ाक ज़्यादा लगने लगती है। उम्मीद है आपके लिखने के पीछे ऐसी कोई भावना नहीं है। मेरे कहने का मतलब कुछ और भी लिख दीजिए, जब आप लगे ही हैं तो। धन्यवाद। अवतार बोरे जी कह रहे हैं, इस कहानी में तो देवराज चांद कुछ अलग ही ढंग से डकैती करने की कोशिश कर रहा है, देखते हैं आगे क्या होता है। कहानी सुनाने का धन्यवाद। हाँ, बिल्कुल सही कहा। मैं खुद यही सोच रहा था कि ये कहानी जो है वो देवराज चांद के स्टाइल की है नहीं। दरअसल डकैती हो कहते तो भारतीय परिप्रेक्ष्य में डकैती कहा उसे ही जाता है जब आप किसी से जबरदस्ती कुछ छीनते हैं। यानी चोरी और डकैती में यही फर्क होता है कि चोरी वो होती है जब कोई ना देख रहा हो और आप वहां से कोई भी चीज खिसका लें, और डकैती वो होती है जब आप जबरदस्ती किसी से वो करें। तो ये डकैती तो है, वो डकैती नहीं है जैसे देवराज चाहन करता है। यानी जो उसका जो कैरेक्टरिस्टिक्स है उससे मैच नहीं कर रही है। देवराज चांद किसी को मजबूर करके नहीं करता, और शायद इसीलिए तभी लेखक ने पहले उन्हें नशेड़ी दिखा दिया, ताकि हमारी ज्यादा जो भावनाएं हैं वो उनके साथ ना जुड़े। यानी होता है ना कि जो आपको पता चले कि एक आदमी का पैसा बर्बाद कर रहा है, और मध्यम वर्गीय और निम्न मध्यम वर्गीय कहीं, यू नो, द द लोअर इनकम ग्रुप पीपल कैन इजीली अंडरस्टैंड कि वेस्टेज, पैसे की वेस्टेज कहीं किसे जाती है। तो उस हालात में हमारी जो भावनाएं हैं वो किसी भी ऐसे किरदार से कभी नहीं जुड़ सकती जो अपने घर का पैसा, भले ही वो कितना भी बड़ा अमीर क्यों ना हो, वो पैसा बर्बाद कर रहा हो किसी नशे वशे जैसी चीज में। तो बिल्कुल सही है, खैर, लेकिन आपकी ऑब्जर्वेशन अच्छी है, धन्यवाद। आपका अगला कमेंट है, विक्रम भाई नमस्कार, वर्दी का नशा कहानी में देवराज चांद को आधा खजाना मिला, और क्रिकेट की बात है तो मैं टेस्ट क्रिकेट को पसंद करता हूं, और भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच 2000 कोलकाता टेस्ट एक यादगार मैच था। कहानी सुनाने का धन्यवाद। जी हाँ, धन्यवाद भाई जी। हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने, वर्दी का नशा में आधा खजाना मिला था देवराज चांद को। हाँ, बोरियां भरकर ले गए थे वो, सही कहा। ये मैच जिसका आपने जिक्र किया ये अच्छा मैच था। मुझे लगता है लक्ष्मण ने मेरे ख्याल से 170-75 बनाए थे, 174 बनाए थे शायद। लक्ष्मण इंस्ट्रूमेंटल था इसमें, और उसके बाद हरभजन ने हैट्रिक ली थी, याद आ गया मुझे। लेकिन मतलब ये अच्छा था मैच, पॉन्टिंग वगैरह होते थे, स्टीवा वगैरह होते थे, मैकग्रा था उस टीम में, शेन वॉर्न होता था। लेकिन मुझे लगता है कि उससे ज्यादा जीत जो है ना, यानी जीत तो जीत ही होती है, उसको ऊपर नीचे नहीं रखा जा सकता। लेकिन एक यादगार मैच मुझे भी याद है, जब, अगर आपको याद हो तो, एक सीरीज हमने खेली थी ऑस्ट्रेलिया में जाकर। उस सीरीज में ना तो विराट था, ना रोहित था, ना बुमराह था,
यानी जो भी दिग्गज कहे जाने वाले खिलाड़ी थे वो नहीं थे। विराट पहले मैच में शायद खेला और कुछ हो गया और वो छोड़कर आ गया था किसी पारिवारिक मजबूरी के चलते। और वो मैच हम हार गए थे और उसके बाद सारा मीडिया वीडिया सब कहने लग गए थे कि इंडिया को तो इस बार ही ये करेंगे वो करेंगे, और अगले ही मैच में अजिंक्य रहाणे की कप्तानी में फिर वो सीरीज खेली गई थी और भारत ने बहुत जबरदस्त धुआं दिया था। उम्मीद है आपको याद आया होगा। धन्यवाद। रेशमा मकाली जी कह रहे हैं वेरी नाइस, प्लीज शेयर द अदर 6 अंक टू। ये आपने मुद्रा राक्षस के पहले उस पर किया है। उम्मीद है आपने सारे देखकर किया होगा। अगर देखकर किया होगा तो फिर आपने ये कमेंट नहीं किया होता। बताइएगा। अमर सिद्ध जी कह रहे हैं विक्रम भाई सत श्री अकाल, वो हो गया जिसका डर था, राजवीर जवंदा की डेथ हो गई, बहुत बुरा हुआ। हाँ, बिल्कुल सही कहा। एक्सीडेंटल डेथ्स खासतौर पर सेलिब्रिटीज की, और इसमें सिर्फ फिल्मी सेलिब्रिटीज नहीं है, इसमें बिजनेस वर्ल्ड की सेलिब्रिटीज भी हैं। वो और बात है कि हमारा ध्यान, हमें मीडिया उस तरफ ले जाता नहीं है। बिजनेस वर्ल्ड से, सेलिब्रिटीज से मेरा मतलब है जो बिजनेस के बड़े बड़े लोग हैं, एज अ मैटर ऑफ फैक्ट पॉलिटिशियंस एज वेल। और भारत में तो इसका बहुत पुराना रिवाज है। कहाँ से? मैं जरा हिस्ट्री बफ भी हूं तो मैं आपको बताता हूँ कहाँ से। और मैं किसी भी आदमी से इस बात पर बहस कर सकता हूँ। मैं इसे पीछे ले जाना चाहूँ तो लाला लाजपत राय की डेथ से शुरू कर सकते हैं हम। ऐसे ही एक्सीडेंटल डेथ्स होती आई हैं भारत में। उसके बाद आप गिनते जाइए, गिनते जाइए। राजवीर जवंदा का एक और नाम हो गया। यस, इसका एक्सीडेंट में डेथ हो गई, मान गया। ऐसे एक्सीडेंट में डेथ पता नहीं कितने लोगों की हुई है, कभी दिव्या भारती, कभी श्रीदेवी, कभी सुशांत सिंह। खैर, आगे बढ़ते हैं। कृष्णा बहन का कमेंट है। अच्छा, अनजान कॉलर पर कृष्णा बहन ने कमेंट किया है, उपन्यास की कहानी अच्छी थी लेकिन एक बात समझ में नहीं आई, रूम नंबर 7 के लाश 7 से तो लाश हटा दी गई थी, लेकिन खून कहाँ चला गया मैट्रेस पर? खून के धब्बे जरूर आए होंगे। सुरेंद्र मोहन पाठक इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकते हैं? बढ़िया प्रस्तुति विक्रम भाई, धन्यवाद कृष्णा बहन। बात आपकी सही है। मुझे लगता है कि वो, क्या नाम था उसकी पत्नी का, वो समेट कर ले गई थी ना टैची केस में भरकर, वो सारा सामान ले गई थी तो भी, है ना? खून के धब्बे। मैट्रेस नहीं आप बदल सकते होटल का। मैं दोबारा से देखता हूँ, मेरे को ध्यान में नहीं आ रहा कि क्या हुआ है। लेकिन बात सही है, आपने अच्छी ऑब्जर्वेशन है आपकी भी, बहुत सही बात पकड़ी आपने। और वैसे भी ये 117 नंबर कहानी है पाठक साहब की, सुनील सीरीज की ही, तो कम से कम नहीं तो ये उन्होंने शायद 2000 के आसपास लिखी होगी। हम्म, मेरा मेरा मानना है कि जब आदमी ज़्यादा बड़ा हो जाता है तो, जैसे मैंने बताया था ना, मिस्त्री की एग्जांपल दी थी, हो सकता है किसी, मतलब जो उनके सबॉर्डिनेट्स होंगे, उन्होंने आगे पीछे कर दिया हो कोई एक पेज। चलिए, आपकी वैसे ऑब्जर्वेशन अच्छी थी, सही पकड़ा आपने। RSSR जी कह रहे हैं सर स्टोरी बहुत आगे, पता नहीं क्या लिखा है, सारे एपिसोड डाल दीजिए। प्रभु, आप भी एक पहले ही एपिसोड सुनकर सारे एपिसोड, आपको कैसे पता कि इसमें सारे एपिसोड नहीं है? सुन तो लो पहले पूरे, या देखा नहीं? जिस कहानी के ऊपर आप कमेंट कर रहे हो कि सारे एपिसोड डाल दो, उसके सारे एपिसोड तो ऑलरेडी हैं। यानी कमेंट करने के लिए कमेंट किया है, या किसी और पर्पज से किया है। खैर, चलिए। सूरज कुमार जी, थैंक यू जी। हाँ प्रभु जी, ये क्या है? पार्ट 5 इज अनअवेलेबल टुडे, नॉट गुड। मैं इस वक्त 6:22 पर कर रहा हूँ और 7 घंटे पहले। अब 12 बजे से ही खोजने लग जाते हैं? नहीं भाई,
ये नहीं हो पाएगा। मैंने कब कहा कि मैं 12 बजे डाल दूंगा? गुड या नॉट गुड? नहीं। आपको वैसे मैं ना एक सलाह देता हूँ, आप लाइव मत देखा करो। लखनऊ वाले बाबा जी, आप कहानी को, आपको पता है कि हफ्ता लगता है पूरा, आप हफ्ते बाद सुना करो, ठीक है? ये देखो, मैं अभी देख रहा हूँ आपके 1 2 3 4 4 कमेंट किए हैं। या और भी हैं? 1 मिनट में देखूं जरा। अ, अरे एक कमेंट रह गया था। चलिए, मनोज रोहिरा जी ने तारीफ ही की है, तो मनोज जी धन्यवाद, आपने जो भी लिखा है। मतलब मैं इस तारीख को पढ़ के अपने मुंह मियां मिट्ठू क्या बनूं। लखनऊ वाले बाबा जी देखो, आपने 5 कमेंट किए हैं, 1 2 3 4 5, नहीं 4 किए, हाँ 5 ही किए हैं। 7 घंटे पहले आपने कमेंट किया, सरकार आज लोड नहीं किया होगा, क्या हो गया आपको विक्रम भाई, फ्लो खराब हो रहा है, इतनी मेहनत लगी है आपकी चैनल पर मशहूर होने में, प्लीज ध्यान दें, और ये बुराई नहीं है इसलिए डोंट माइंड। नहीं भाई, मैं तो इसे बुराई की तरह ही ले रहा हूँ। तो मैंने कभी नहीं किसी को कहा कि मैं 100% डालूंगा। मेरा प्रयास रहेगा, अभी बोल रहा हूँ स्पष्ट। मैं हो सकता है कल एपिसोड ना डाल पाऊं, तो प्लीज वॉच इट ऑन योर ओन रिस्क, ठीक है? अभी हो सकता है ये अगले पल बंद हो जाए, और शायद मैं किसी का जवाब भी ना दूं। हाँ, मैं वो कहता हूं तो वो मैं अपनी तरफ से कहता हूं, ठीक है? कमिटमेंट है, प्रॉमिस कोई नहीं है। कोशिश होगी, लेकिन ऐसा कोई वो नहीं है कि हाँ भाई मैं डालूंगा डालूंगा, या मुझे चैनल को पता नहीं कहाँ लेके जाना। नहीं, कहीं नहीं लेके जाना। वैसा बनना होता तो अब मुझे लग रहा है कि आप जैसे कमेंट कर रहे हैं ना, देखो 5 कमेंट किए हैं, मुझे अब सोच में आ रहा है कि हो सकता है कि इस तरह वो जो वो जो करते हैं ना, जो लोग अपनी ढंग की कहानियां, जैसे 3 4 चैनल हैं, वो पैसे मांगते हैं, वो हो सकता है इन्हीं आदतों से परेशान होकर रखते हों। कोई भी मैंने देखा है कि रेगुलरली अपलोड नहीं करता है, बुरा मानिएगा मत। मैं सिर्फ आपको अपनी, आपने अपने विचार रखे, मैं अपने विचार रख रहा हूँ। कोई आदमी रेगुलरली रोज नहीं अपलोड करता, सिवाय एआई वालों को छोड़कर। वो रात राजा और ये सब हैं, उनकी फालतू की कहानियां चलती रहती हैं इधर उधर की। वो एआई ने, एक कहानी को उन्होंने चिपका दिया, और एआई ने काट काट कर, और उनमें से कुछ लोगों ने तो झूठी कहानियां बनाई हुई हैं सुरेंद्र मोहन पाठक के नाम से। खैर, ये देखो आपने फिर लिखा हुआ है, विक्रम भाई आज जरा टाइम से फिर बता दो, वो भी एकदम पक्का कि किस टाइम पर अपलोड। कोई टाइम नहीं है भाई, वॉच इट एट योर ओन रिस्क। 1 10 हो गया, अभी तक अपलोड नहीं किया। वंस अगेन, कोई गारंटी नहीं है भाई। अब राम राम बस, अपने काम में परफेक्ट होना चाहिए। गुड नाइट। नहीं भाई, मैं ये काम परफेक्ट होने के लिए नहीं कर रहा हूँ। मुझे इस काम में कोई परफेक्टनेस नहीं चाहिए। परफेक्टनेस चाहिए होती तो मैंने, जो लोग दूसरे रास्ते अपनाते हैं, मैंने वो रास्ते अपनाए होते। मेरा प्रयास रहेगा, आप लोग सुन लेते हैं, सुन लीजिए। आपको अच्छा लगता है, कोई विचार शेयर करना चाहते हैं, कर दीजिए। अदरवाइज नो प्रॉमिस। मैं हाँ, कोशिश करूंगा, इतना कह सकता हूँ, लेकिन इस तरह नहीं। मतलब मुझे गन पॉइंट पर होल्ड मत कीजिए, कोशिश ही है अपनी तो। खैर, चलिए दोस्तों, धन्यवाद आप सबके कमेंट्स के लिए। और आशा है कि आप जब कमेंट करें तो कुछ तत्व लिखें। धन्यवाद। तो आप लाइक कर दें, उससे ही हो जाएगा। मिलते हैं अगले एपिसोड में।
और उम्मीद है मुझे कि मैं लेकर आऊंगा। तब तक के लिए आप सब भगवान से प्रार्थना है खुश रहें, सुखी रहें, स्वस्थ रहें। जय हिंद, वंदे मातरम।